हेलो भाई, मैं हूं पवार। ये हमारी आज फोर्ड एंडेवर की, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था भाई। फाइनली वो दिन आ गया है जब हम इसकी सर्विस करवाए हो चुके हैं भाई। और इसकी भी हालत बेचारी की ऐसी हो रखी है जैसे ये अभी ऐसी जगहों पे खड़ी हो जाती है। मतलब ये जो चीजें होती हैं परमानेंट पार्कड वाली है कि भैया जब सीजन आएगा तभी निकलती है। सेम इनके बीच में भाई एंडेवर की भी हालत फिलहाल ऐसी है कि जब सीजन आता है ना, जब इसको निकालने का मन करता है तभी केवल ये अपनी चलती है। यही एक कारण है कि अभी तक इस गाड़ी की सर्विस नहीं हुई थी और मुझे खुद याद नहीं भाई कि कब इसकी सर्विस हुई है। तो आप सब भाइयों को इतना याद रहता है कि आपने बताया था कि मुझे अरुण भाई इसके एंडेवर की सर्विस करवा लो। तो खैर फिलहाल आज चल के देखने वाले हैं कि 2026 में फोर्ड की सर्विस कैसी है। और लगभग इस कंपनी को इंडिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। 2021 सितंबर में इन्होंने लेफ्ट किया था इंडिया। 2021 में फोर्ड ने कह दिया था ऑफिशियली कि भैया अब हम लोग जा रहे हैं टाटा बाय बाय इंडिया को। उन्होंने अपना जो गुजरात का प्लांट था सनानंद में, उसको दिसंबर में बंद कर दिया था 2021 में, मतलब 3 महीने एग्जिट करने के बाद। और जो चेन्नई प्लांट था उनका, उसको भी 2022 में उन्होंने बंद कर दिया था। और जो मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ ये थे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहां पे गाड़ियां बनती थी। लेकिन जो इनके सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो आज भी इंडिया में वर्किंग है। मतलब कि सर्विस सेंटर अभी भी है। मतलब जिसने भी अगर 2021 में गाड़ी खरीदी होगी, मान लो सितंबर में गई थी, तो उसको 10 साल 15 साल जब तक की भी इन्होंने वारंटी दी तब तक तो इनको सर्विस देनी ही पड़ेगी इंडिया में। वो भी ज्यादा दिन की नहीं है, मेरे ख्याल से 4-5 साल में इसके सर्विस सेंटर भी जो है बंद हो जाएंगे टोटली। तो आज सर्विस कैसी दे रहे हैं भाई, जब कंपनी नहीं है तो उसकी भी बात करेंगे। और भाई बहुत टाइम हो गया इसकी सर्विस करवाए हुए, तो इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। एंडेवर में हमारी क्या क्या परेशानियां। ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी, 2017 मॉडल है, 3.2 लीटर का डीजल इंजन है। आज तक भी ना इस गाड़ी ने मेरे को ये दुख नहीं दिया कि मैंने इसको सेल्फ मारा हो, चाहे कितने दिन बाद मारूं भाई बढ़िया स्टार्ट होती है। देखो 3.2 है ना, तो ऐसे दहाड़ता है ना। इसकी बैटरी ड्रेन होती है ना कुछ। मेरी नॉलेज में इसकी मैंने बैटरी भी चेंज नहीं करवाई भाई, सही बता रहा हूँ। उसको कुछ याद ही नहीं है मेरे को, करवाई ना करवाई बैटरी चेंज, मेरे ख्याल से नहीं करवाई यार बैटरी। ये 2023 में खरीदी थी भाई सेकंड हैंड, मतलब 6 साल हो चुके थे इसको, दिन 5 साल हुए थे तब तक। 23, 24, 25, 26 चल रहा है ना, 3 साल तो मेरे पास हो गए इस गाड़ी को। इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड्स आते हैं, हो तो रखे। बैटरी चेंज हुई थी शायद हुई थी भाई मेरी नॉलेज में, जो मुझे याद है। और हाइड्रोलिक स्टड्स तो इसके रुकते ही नहीं है अब भाई। ये क्या इशू बन रखा है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को ध्यान में आ गई। वैसे इसके भाई ये ग्रिल वगैरह भी टूटी हुई है। कह रहे तो आफ्टर मार्केट वाला काम है, ये हमने ऐसे जुगाड़ कर रखा है, इनसे बांध रखी है भाई। ये इसको नीचे डाल देता हूँ, अगर मैं तेज डाल देता ना तो भाई ये ग्रिल ही बाहर आ जाती है। तो फिलहाल तो देखो ये इस तरीके से बांध रखा है हमने तामझाम इसका। तो ये तो खैर क्या ही फोर्ड वाले ठीक करेंगे। जो फोर्ड वालों को ठीक करने की चीजें हैं ना वो बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे को करवानी ही है। एक तो इन हाइड्रोलिक स्टड्स का पूछूंगा भाई, अगर महंगे हुए तो इनको भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यार अब इसमें ज्यादा खुलता ही नहीं है, तो क्या ही काम है। बुढ़ापा दिखाने लग जाती है भाई फोर्ड, ऐसी बात नहीं है। सबसे मेन तो जो इसमें दिक्कत है ना, वो जैसा गाड़ी खड़ी हुई है ना तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं करता इसका एसी। नहीं यार, ऐसे अंदर खड़ी हुई है शेड में तो कर रहा है लिटिल सा तो ठंडा। अगर भारत गर्मी में या भारत धूप में अगर मैं इसको खड़ी कर देता हूँ ना, ऐसे जैसे भी बाहर निकाल दो, तो फिर बिल्कुल ठंडा नहीं करता। अब तो कर रहा है। इसकी शायद क्या तो कंप्रेसर वीक हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे कर रहा है ऐसी छांव में और चलती में करता है बड़ी एकदम ठंड चढ़ा देता है चलती में, तो मेरे ख्याल से कंप्रेसर की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है थोड़ी सी, जो मुझे लगती है। दूसरी चीज की जो कार प्ले की केबल है, पहली बात तो कार प्ले नहीं चलता। अगर चलता है तो किसी भी दचकी वगैरह पे ऐसे ही गाड़ी कूदती है तो भाई ये हिलने लग जाता है, मतलब हिल जाता है, वो बंद हो जाता है, फिर 1 मिनट बाद दोबारा चलता है। फिर अगर कोई दचकी आ गई तो फिर अटकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके 6,500-7 हजार रुपए मेरे से मांगे थे रिपेयर करने के, मतलब ये चेंज हो गया इसका अब जो पीछे का है। मैंने बोल भी दिया था कर दो चेंज भाई, लेकिन उनके पास पार्टी अवेलेबल नहीं था, वो ऑन ऑर्डर आता। और ऑन ऑर्डर पे फिर 7 दिन बाद दोबारा जाना था, तो मैं आलस कर गया कि फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि छोड़ो काम चला लेंगे। लेकिन दिस इज मेजर। और जो सबसे बड़ी समस्या एक जो पीछे वाले बंदों के लिए एसी रिलेटेड है, वो है भाई की जो इसका पीछे का एसी है ना, ये नहीं चल रहा। ये इनमें से बिल्कुल हवा नहीं आ रहा। यहाँ पे एसी वेंट है, यहाँ पे एसी वेंट है, पीछे 2 यहाँ पे एसी वेंट है। अब इसको कंट्रोल करने का सिंपल सा एक तरीका यहाँ से होता है। यार मैंने बिहार में दी थी कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने मेरे से फरार थे, उससे पहले सब सही था। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कर दिया किसी और ने कर दिया, ये तो मशीनरी है, कहीं भी कैसे भी हो सकती है। लेकिन ये देखो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। पहले ये मस्त चलता था, ये भी ना चल रहा है यार इसका। और यहाँ पे आप नजर डालो, कहीं भी रियर एसी का बटन नहीं है, जैसे अपनी फॉर्च्यूनर XUV 7X इन सब गाड़ियों में आता है ना। यहाँ पे रियर एसी का बटन नहीं है कि आप आगे से ऑन ऑफ उसको कर दो। बाकी अभी तक तो यही मेरे नॉलेज में है इसकी जो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत और जो मैंने सुनी थी लेकिन अभी तक देखी नहीं, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है ये भी वर्क नहीं कर रहा है। नहीं कर तो रहा है यार, जिसने भी खोला होगा उसने ट्राई नहीं करा होगा भाई खोलने का। तो ये तो चलो परफेक्टली फाइन है, क्योंकि ये तो बहुत मोटा खर्चा आ जाता। मेन ये देखता हूँ सीट का, किसी ने मेरे को बोला था कि सीट नहीं चल रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक। भाई नहीं चल रही यार सीट्स तो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। इनको मैं कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक जितने ज़्यादा होंगे ना उतनी दिक्कत है। और ये मैनुअली नहीं होती क्या, ऊपर नीचे, ऊपर तो हो जाएगा सर, नीचे नहीं होएगी मैनुअली। देखो बिल्कुल हार्ड है, केवल मोटर के थ्रू ही है, या कोई होता होगा जुगाड़।
दोनों में से कोई भी सीट नहीं हो रही है, और पहले अच्छी वाली हो जाती थी यार। भाई इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने गाड़ी मेंटेन नहीं करी, इतने साल से इसकी सर्विस नहीं करवाई। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज की सर्विस नहीं होगी तो बीमार तो भैया वो चीज पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई नहीं, आज डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, कोशिश करेंगे कि भैया इसका जितना बिल बने करो, इसको गाड़ी को दन दना दन, क्योंकि गाड़ी ये देखने दिखाने लायक बहुत परफेक्ट चीज है। 58,000 मात्र ये गाड़ी चली है। 3/8/2017 यानी कि अगस्त 2017 की ये गाड़ी है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है, 9वां साल चल रहा है इसको। अगले साल तो एक्सपायर है ये गाड़ी, मतलब दिल्ली एनसीआर में तो चलेगी नहीं, फिर तो बेचनी पड़ेगी ये। अरे सरकार का कैसा रूल है, गाड़ी का कुछ बिगड़ा ही नहीं है। 58,000 किलोमीटर मात्र ये गाड़ी चली है, फिर क्या ये गाड़ी इतनी महंगी स्क्रैप होगी? बाहर में बेचने जाऊंगा इसको, बाहर के स्टेट्स में, वहां इसकी रीसेल नहीं मिलेगी। और जब पता ही है बेचनी ही है 1 साल के बाद, क्योंकि यहाँ तो कोई पॉइंट रहेगा नहीं इसको रखने का, तो क्या इतना पैसा इसमें लगाना वर्थ इट होगा? यार बड़ी टेंशन की बात है यार। मात्र 58, बिल्कुल नया सील पैक इंजन रखा है। अभी तो सब कुछ ये सील पैक है, बिल्कुल नया नवेला बन रखा है। इंटीरियर आप देखो, गाड़ी की कंडीशन आप देखो, बड़ी प्यार से हमने रखी है। चलने में आज भी ऐसी जैसी नई, मतलब नई फॉर्च्यूनरों को भी फेल कर दे, इतनी प्यारी ये गाड़ी चलती यार। क्या ही रूल है सरकार के यार। देखना कैमरा वैमरा से रिलेटेड हर चीज से गाड़ी मस्त है, 1 नंबर। इतनी बढ़िया इसमें किट वगैरह लगवा रखी, महंगी एकदम मॉडिफाई करा रखी। भाई ये रूल तो हटना चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ। वैसे गाड़ी मैकेनिकली भी काम मांग रही है। अब आवाज सुनना, मतलब इसके सस्पेंशन वगैरह भी दिखवाने पड़ेंगे। एकदम से गड्ढे में जाते कटाक जैसी आवाज आती है, जैसे मतलब सस्पेंशन बोल गए हो। तो वैसे भी अब 9 साल है, वियर एंड टियर वाली चीज तो भाई वेस्ट होगी। एक चीज है, मशीनरी आप जितना ज्यादा चलाते रहोगे ना, उतना ज्यादा वो, ये देखो, जितना ज्यादा आप चलाते रहोगे उतनी अच्छी रहेगी। जब आप खड़ी कर दोगे कोई भी चीज को, तो वो भाई इतना ही सूख जाती है। और इसको ना चलाने का कारण एक सिंपल से यही है कि ये माइलेज नहीं देती यार, भूखी है बिल्कुल तेल की। तो इसको तेल कितना ही पिवा लो, 6-7 की माइलेज मात्र देती है। और रफ्तार जो पकड़ते हैं, इंजन इतना रिलायबल और इतना सॉलिड है ना इनका, कभी भी आप सेल्फ मारो कि मजा आ जाता है। तो खड़ी खड़ी की भी बेचारी की थोड़ी दुर्गति हुई है, मादर सोचो। अरे जेन्युइन है, अगर कोई चैलेंज करना चाहे ना कि बैक करा रखा है मीटर, या पॉसिबल ही नहीं है, फुल चैलेंज है, गाड़ी को फ्री छोड़ दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे गाड़ी बैक चली हुई है, या गाड़ी हमने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करी है मीटर के साथ। और अब वो फोर्ड वाले ने इसकी वजह सर्विस नहीं करेंगे 58,000 किलोमीटर के हिसाब से। ये 9 साल में जितनी चल जानी चाहिए थी ना, 9 साल के हिसाब से सर्विस होगी इसकी 1 लाख के 1,20,000 किलोमीटर के हिसाब से, जो भी उस टाइम पे सर्विस में चेंज होना होता है। गाड़ी घोड़ा भाई लेने के बाद चला लिया करो। मेरे पे तो बिग मिस्टेक हो गई। ऐसी बात नहीं है मेरी रनिंग नहीं थी या मेरा ब्योत नहीं था, मैंने इसलिए नहीं चलाई। मेरी फॉर्च्यूनर है भाई, वो 10-11 की माइलेज दे देती है मैक्स, वो 13,000 किलोमीटर चल गई है 3 महीने के अंदर। पर बेचारी इस गाड़ी की किस्मत नहीं थी हमारे हाथों चलने की, तो ये नहीं चली। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब भी इसमें रेस दो, इंजन तो ऐसा नया धरा हुआ है आज भी कि ऐसे उड़ता चला जाता है। 3200 सीसी का 5 सिलेंडर इंजन है, धाड़ता है भाई, चलता भी नहीं है। ये देखो तुरंत इतनी रफ्तार पकड़ लेता है, 150-160 तो कुछ समझती नहीं है भाई गाड़ी, और स्टेबल चिपक के चलती है। मुझे लगता है इसके ब्रेक्स भी गई हुई हैं भाई, ब्रेक पैड भी इसके अंदर डलवाने पड़ेंगे। दिखाऊंगा भाई, ये सूख गए होंगे इतने साल से खड़ी गाड़ी के, तो ये भी बहुत बेकार लग रही है, बहुत डीप जाके इसकी ब्रेक वगैरह लग रही है। मतलब इस बार तो बिल अपना मोटा ही बनने वाला है। और खर्चा भी मैंने अच्छा खासा कर रखा है इस गाड़ी पे, चला ही नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखोगे टायर्स अपने अलॉयज वगैरह 20 इंचेस के बढ़िया मैंने डलवा रखे। टायर्स में तो मैंने कई बार मड टेरेन लगवाए, फिर ऑल टेरेन लगवा के देखे, फिर मैंने हाईवे टेरेन लगवाई, क्योंकि माइलेज क्या पता हाईवे टेरेन में दे दे। 1-2 किलोमीटर की नो डाउट फर्क तो पड़ता ही है, प्लस पीछे की एक किट हो गई, ये यहाँ से बढ़वानी हो, साइड में इसकी फेंडर क्लैडिंग, और आगे से आप देखो भाई कितनी मस्त लगती है। पर ये गाड़ी रखने के बाद मैंने एक सबक तो ले लिया, जिंदगी में कभी ब्लैक गाड़ी नहीं लूंगा। अभी ये 2-3 दिन पहले मस्त साफ करवाई थी, पर इसको कैसे अंदर खड़ी कर दो फिर ये इतनी गंदी हो जाती है। मतलब व्हाइट गाड़ी बहुत इजी टू मेंटेन होती है, लेकिन भाई ब्लैक गाड़ी मेरी जिंदगी की आखिरी गाड़ी थी, बहुत मुश्किल है भाई इनको मेंटेन करना। और हमारे जैसे आलसी जो सर्विस तक नहीं कराते, वो गाड़ी को तो अगर रोज क्या ही साफ करेंगे। अभी मैंने साफ इसलिए नहीं करी, मुझे पता था सर्विस करवाने तो जाऊंगा ही, तो मैं क्यों बचूं, वो लोग अपने आप कर देंगे, इसको चमका के देंगे। हालांकि मैं लेट हो गया भाई साहब सर्विस सेंटर जाने के लिए, 12:30 हो गए हैं, 1 घंटे दूर है। मतलब मैं वही 1-1.5 बजे पहुंचूंगा। अब पता नहीं वो गाड़ी को एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि महिंद्रा वगैरह टोयोटा वगैरह तो एक्सेप्ट नहीं करता, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। बड़े सिस्टमेटिकली वो लोग आजकल सर्विस करने लग गए हैं। लेकिन फोर्ड पे तो क्या ही रश रहता होगा भाई, अब क्योंकि नई गाड़ी तो कोई बिकी नहीं रही, पुरानी गाड़ियां वही केवल मात्र सर्विस करवाने के लिए आती होंगी। और कुछ इंडिया में पहले भी कोई फोर्ड की गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं बिकती थी कि उनकी तो लाइन लग जाए भाई सर्विस सेंटर में। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ कि भैया कर ही देंगे, मोस्ट वेलकम। और इतने फोन करते हैं, वो रोज फोन आता था फोर्ड सर्विस सेंटर से, जहां से मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ, सर गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ। मतलब मेरे को इतना इरिटेट हो गया, मेरे को नंबर ब्लॉक करना पड़ गया उनको, कि मैं रोज क्या जवाब दूं, कल लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा। पर आज तो फाइनली जा ही रहा हूँ, और अब मेरे को जेन्युइनली सर्विस करवाने की रिक्वायरमेंट थी। अब मैंने वो नंबर ऐसा ब्लॉक लिस्ट में डाला, मेरे को खुद ही नहीं पा रहा कि वो नंबर कौन सा है सर्विस वाला, तो मैं विदाउट अपॉइंटमेंट ही जा रहा हूँ। अलाइनमेंट भी बहुत आउट है यार गाड़ी की, देखना मोड़ू ना तो की कर में ही जाके लग जाए। क्या हालत बना दी अरुण पवार भैया आपने यार एंडेवर की।
फिर कहते हो कि फोर्ड की रिलायबिलिटी बेकार है, फोर्ड बेकार है। फोर्ड देखना कितनी एक्सट्रीम लेफ्ट भाग रही है भाई। दंड करवा के लेके जाऊंगा इस गाड़ी को, मैं इसको उदयपुर रखूंगा अपने पास बिल्कुल प्यार से। अब फॉर्च्यूनर को नहीं चलाऊंगा क्योंकि फॉर्च्यूनर बहुत ओवर चल रही है भाई। 3 महीने में 13,000 किलोमीटर चलाना कोई तुक की बात नहीं है। अब इसी गाड़ी को चलाया करूंगा। एक चीज है भाई, बेशक से गाड़ी की सर्विस इतने दिन से हुई ना हो, लेकिन मीटर में आपको कोई भी लाइट नहीं दिखेगी, इंजन लाइट है किसी भी तरीके की। वॉशर फ्लूइड की जरूर है कि पानी कम है उसके अंदर, तो ये तो कोई मेजर नहीं है, वो तो पानी डाल दूंगा तो हट जाएगी। लेकिन मीटर एकदम क्लीन साफ सुथरा है। तो अच्छी बात है इसके अंदर कोई DEF यूरिया BS6 वाला सिस्टम ही नहीं है तो ये BS4, लेकिन यूरो 3 नॉर्म्स के अंदर आते हैं। जब भी इसको सर्च करते हैं इसकी RC पे भी यूरो 3 लिखा हुआ है। तो सरकार की नजर में पोल्यूशन तो ये गाड़ी बहुत करते हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई पोल्यूशन नहीं करती भाई ये गाड़ी। ओ भैया आज तो चाले पड़ गए भाई, एप्पल कारप्ले चल गया भाई। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वही वाली बात है, सब चीज ठीक हो जाती है। एप्पल कारप्ले चल गया नहीं, ये उस दिन मैं ट्रिप पे आया था बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। पर एक चीज और है, इस गाड़ी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। जैसे भाई बाहर के अलॉय या फिर टायर कभी भी गाड़ी में अपग्रेड मत करवाओ, किसी के कहने से किसी के सुनने से बिल्कुल मत करवाओ। अब ये गाड़ी 100 या ऊपर जाते ही ना 110 वगैरह, इसके स्टीयरिंग पे जो वाइब्रेशंस बनती हैं जो कि लाजमी है भाई बड़े टायर साइज की वजह से, वो आप देखो भाई पूरी गाड़ी बबलिंग सी कर रही है यार। ये तो कहाँ चक्कर है, पूरे पेडल कहीं भी हाथ लगा लो स्टीयरिंग है तो सबरी कांप रही है। और ये भी एक नुकसान है भाई बड़े एलॉयज का। जैसे मान लो मैं भी फर्स्ट लेन में हूँ, अब इसका फायदा का हो नुकसान का हो कुछ भी आप मान सकते हो। अब इसके अंदर एडास आता है ऑटोमेटिकली, गाड़ी देखना कहाँ चली जाएगी। ये देखो ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह कोई आसानी से करता नहीं आपकी गाड़ी की। यहाँ पे देखो वाइब्रेशंस, आपको यहाँ से समझ आएगी कितनी एक्सट्रीम वाइब्रेशंस कर रही है गाड़ी फिलहाल। ये ट्र 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 किसी आवाज आ रही है, क्या रहा होगा पता नहीं। अरे भागने में कोई दिक्कत नहीं है पर पूरी कांप रही है ऐसे अलग सी लेवल की यार, क्या है। और एक और दिक्कत तो मैं आपको बताना भूल गया, ये शीशा तोड़ दिया था भाई। एक बार हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे कहीं पे, एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाला आया, वो लोहे की तो होती है सारी, दे मारी इसके अंदर, तोड़ दिया इसका तामझाम। और तो बढ़िया है, फोर्ड की क्वालिटी बहुत गुड है कि आज भी इसके फोल्ड अनफोल्ड बढ़िया तरह काम कर रहा है। इसका कवर फवर सब चीज अलग हो गई थी। शीशा तो हमने एज इट इज यहाँ पे जोड़ दिया था। और भाई मैं पहुंचा हूँ फरीदाबाद इसकी सर्विस करवाने के लिए। अब लिमिटेड सर्विस सेंटर रह गए बस, इंपोर्टेंट जगह पे इन्होंने खोल रखे हैं। मतलब पूरे फरीदाबाद में सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर इनका है ये, और उसमें भी सिर्फ बेल लगा के। ये लोग इन पे बेल क्यों लगा रखी है भाई इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आई क्या स्कीम है ये। सर्विस सेंटर तो इनका खाली है भाई मोस्टली, तो नहीं खाली तो नहीं, बहुत तेरी दुनिया भर की गाड़ी है यार ऐसे देखो तो। हाँ इनकी इको स्पॉट रही सब भी तो आती थी भाई, एंड तक विकी है यार, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। चलो एक बार जॉब कार्ड वगैरह खुलवाते हैं इसका। वैसे आने में तो मैं लेट ही हो गया यार, लगभग मेरे को 1:30 बज गए। देखो 1:30 बजे अब ये क्या कहते हैं भाई इसकी सर्विस के लिए। आओ भाई चल के देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अरे तो सारा खाली हुआ है, कहाँ पे है? कोई भी नहीं है इधर तो। अच्छा देखो भाई आए भी तुम गेट टाइम ही है, 1:30 बजे कौन सा टाइम होता है सर्विस करवाने का। तो भाई सर्विस सेंटर में गाड़ी तो अपनी ले ली है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी बात है भाई फोर्ड की। बाकी मैंने भाई को थोड़ी दिक्कतें बता दी हैं इसकी, जो भी इसके कार प्ले सीट वगैरह की हैं। अब देखते हैं इसका क्या इलाज वगैरह। और भाई ये शीशा ये भी टूटा हुआ है यार, ये पैड चेंज होगा भैया। कितने का मतलब सब कुछ बता देना मेरे को, कितने का क्या क्या है। बाकी फोटो वगैरह हो रहे हैं भाई अपनी गाड़ी के। एक इसके हाइड्रोलिक स्टड्स भी खराब हो गए, मतलब बोनट एकदम से गिर जाता है। हाँ ये रस्ट वस्ट है, ये वो ना, ये उस किट है, किट का पार्ट है ये करवाऊंगा सारा कुछ। इसको डांटने के लिए तो डैम्पिंग कराई थी, ये डैम्पिंग वगैरह देने भी। गर्मी इतनी पड़े छूट के गिरन लगी है चिपका दूंगा नहीं। देखो भाई ये हाइड्रोलिक स्टड्स ये ऑर्डर पे आते हैं भाई, ये अवेलेबल नहीं होते ये। अब यही ऑर्डर वाली दिक्कत करती है मेरे को बात है, क्योंकि मेरे को जाना है भाई, मेरे को टाइम की दिक्कत है, बार बार नहीं आया जाता मेरे पास यार, ये है। अब ऑर्डर पे जो पार्ट आएगा वो तो फिर पेंडिंग नहीं चला जाएगा भाई। लास्ट सर्विस पूछता हूँ भाई, लास्ट सर्विस कब हुई है इस गाड़ी की? लास्ट सर्विस हुई है सर आपकी 6/10/2024 को। 2024 भाई ये 26 चल रहा, मतलब मैं तो 1-1.5 साल समझ रहा था, ये लगभग 2 साल हो गए गाड़ी की सर्विस हुए यार। अरुण भाई कैसे इतनी वो कर सकता है यार लापरवाही। इतनी भी इसमें गिल्ड करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो लास्ट सर्विस वो 45,000 पे हुई थी, 45,000 किलोमीटर पे, और अभी गाड़ी 58,000 चली, 58 मतलब 55,000 पे होनी थी। तो किलोमीटर वाइज तो ठीक है, 3,000 ही ओवर हुई है। वैसे ड्यूरेशन ज्यादा होगी, लेकिन किलोमीटर वाइज तो एकदम परफेक्ट है भाई। मैंने चलाई नहीं है ज्यादा ये गाड़ी बिल्कुल भी भाई, बीच बीच में इतनी गाड़ियां चेंज कर ली तो इसका चलाने का मौका ही नहीं मिला भाई। ये सब चेक होना अपना 80,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस होगी ये, और वो
देखो आरवीएम चेक अपना चेंज होना है और सीट चेंज होनी है, एसी कंडीशन देखना है, कार प्ले वाला देखना है, ये है। और ये अपना बेसिक सर्विस भाई जो बता रहे हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये क्या है? ड्रेन नट ये क्या नीचे चेंज होता है, ड्रेन नट सिंगल टाइम यूज होता है, वो जहाँ से ऑयल अच्छा निकलते हैं। और ये सब शैम्पू, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और ये लेबर है भाई। तो ये 11,000 का टोटल बैठ रहा है फिलहाल, विद जीएसटी है ये 11,000। हाँ जी भाई ठीक है, मतलब बाकी तो अभी इसमें वो चीज़ें नहीं है कि अगर कुछ चेंज होना होगा। ये बेसिक सर्विस 11,000 रुपये की है। अगर कुछ ख़राब नहीं होता मेरी गाड़ी में, अगर एसी परफेक्ट रहता और अगर मेरी गाड़ी का ये सीट वीट परफेक्ट रहती, कार प्ले, तो 11,000 रुपये की सर्विस थी आज भी। ठीक है यार, नोट डेट बेड है ना, नाइस है। और अभी तो और रिगार्ड भाई करेंगे, करोगे ना भाई? हाँ जी बिल्कुल, एंड में भी तो डिस्काउंट इसमें होना है। अभी तो ये मेजर ही है यार, फिर तो अंडर 10,000 आप फ्री कर दोगे एंडेवर की सर्विस को? कर देंगे भैया, बेसिक सर्विस इतने की होती है भैया। 10,000 से नीचे ही है। मैंने उसकी करवाई थी भाई अभी फॉर्च्यूनर की, उसके अंदर लेबर फ्री थी क्योंकि वो फर्स्ट सर्विस थी 10,000 वाली। तो ये लगा लो, उसके मैंने 8,500 रुपए पे करे थे। ये 10,000 में विद लेबर फ्री कर देते हैं बंदे को। भाई इसके जो बोनट के शॉकर है अगले वाले, वो कितने रुपए के हैं? 5,700 रुपए का एक शॉकर है। 5,700 का एक, 5,700 रुपए का, 5,700 का, दोनों कितने के हो गए? 11 कुछ के हो गए, 11,500 रुपए के। भाई जो शॉकर है ना, जो बोनट जिससे उठता है, मैं आपको दिखा रहा था, वो हाइड्रोलिक स्टार्ट जिससे बोलते हैं, जो सेल्टोस वगैरह में आजकल आने लग गए हैं, वो 11,000 रुपए के सिर्फ वही है। इतने की पूरी सर्विस हो जाएगी जितने के वो सिर्फ हाइड्रोलिक्स हैं। तो भाई ये गाड़ी के अंदर एसी वाले टेक्नीशियंस भैया ने थर्मोमीटर लगा दिया है। एसी ग्रिल टेम्परेचर ले रहे हैं। इसका एसी का ग्रिल टेम्परेचर क्या आ रहा है इसका अभी? आपके हिसाब से कैसे लग रही है भैया कूलिंग अभी? अभी हमने बाहर का लिया है ना, अच्छा, अभी छाया में लेते हैं टेम्परेचर एक बार। तो इसका स्पेसिफिक जैसे अभी ये 11.3 बता रहा है, तो स्टैंडर्ड क्या रहता है इसका? ये रहता है 9-10 का, करीब बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो बाहर का अगर 40-42 है तो एसी काम ही नहीं करता खड़ी गाड़ी पे? तो खड़ी गाड़ी में काम नहीं करता, तो कई बार हम देखना पड़ता है कि रेडिएटर चौक तो नहीं है, अच्छा, कंडेंसर चौक तो नहीं है। ओके ओके। तो उसमें फिर ये रीडिंग कितनी आनी चाहिए? मतलब आइडल स्पीड पे खड़ी है, धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर है तो यही होती है 11 साढ़े 11। भाई देखना कैसे काम होता है इनके इंजन वगैरह का, बंदा घुस घुस के, क्योंकि हैवी इतना सॉलिड काम है ना इनका। ये 3.2 है ना भाई, ये देखो 5 सिलेंडर है भाई, प्रॉपर ये वाली अलग ही लेवल है। यार अपने को तो भगवान कृपा से जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये सब काम करवाने की, अपनी तो ये रही। मैंने जॉब कार्ड वगैरह तो ले लिया, एक बार ना इसको चला के देखते हैं और मेन इसका इंजन का देखेंगे। मैंने बोला एक बार चला के देख लो अपने हिसाब से, इसका ना वो सस्पेंशन वगैरह का काम कुछ होना है क्या, क्योंकि भाई गाड़ी अच्छी अपने को दंदनादन। आप ही चलाओगे भाई इसको? आप ही चलाओगे? अच्छा, कोई और है क्या चलाने वाला? लगाते हो पर उसका कंप्रेसर का जो प्रेशर बता रहा है वो कितना बता रहा है अभी? वो तो देख लेते ना एक बार है। भाई यहाँ पे भाई यार एसी वगैरह चेक कर रही है अपना, कम है ना भाई इसकी कूलिंग, कम है ना आइडल में? हाँ, आइडल में दिक्कत आ रही है। 14.4 की रीडिंग दिखा रहा है। 9 होना चाहिए आइडल में, है ना? 14.3 14.4। हाँ वही तो मैं कह रहा था ना, धूप में तो में जब आप गाड़ी लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। वही तो भाई मजा बन जाता है बहुत तगड़ा। भाई क्या क्या दिक्कत होती है? आइडल कंडीशन में ये होता है कि बाहर की एयर लगती नहीं है फ्रंट पे, और रनिंग कंडीशन में होता है कि बाहर की एयर लग रही है आपके कंडेंसर में, कूलिंग करता रहेगा। अब जब आपकी गाड़ी खड़ी है उसमें बाहर की एयर लगती नहीं है, और जो उसके वेंट होते हैं ब्लॉक होते हैं बिल्कुल ठीक बात। डस्ट से, हम क्लीनिंग करते हैं उससे, तो फिर अपने आप अच्छी कूलिंग करता है। बट अगर देखते हैं कि रीजन क्या है, ऐसा नहीं है कि उसकी इशू होते हैं, इशू आइडल इशू उसके होते हैं रेडिएटर कंडेंसर क्लीनिंग की। और अगर कोई गैस कम होती है तो 2 वेंटों में ठंडी हवा आती है, 2 में कम आती है। इसमें प्रॉपर आ रही है वैसे तो, है ना? प्रॉपर आ रही है ना। हाँ। देख लेते हैं कि कोई उसका रेडिएटर कंडेंसर का इशू आ रहा है या फिर ये। बाकी भाई पहले एक बार रोड टेस्ट और करते हैं खराब रास्तों पे इसके सस्पेंशन वगैरह। भाई एकदम ये एक्सपीरियंस्ड है प्रो, तो एक बार चेक कर लेंगे कि सस्पेंशन में क्या इशू है भाई इसका। भट भट सी आवाज आती है यार एकदम से। अपर आर्म के बुश होते हैं ना, डबल आर्म होती है, नीचे होती है ऊपर होती है, उसके बुश कट रहे हैं ऊपर वाले आर्म के। कट रहे हैं ना बुश? मैंने कही थी ना, लोअर आर्म और अपर आर्म के इसके बुश होते हैं वो कट जाते हैं। इसकी बुश किट आती है पूरी पूरी, वो डल जाती है। होंगे भाई वो चेंज होंगे। चलाने में तो और कोई इशू नहीं है ना गाड़ी को? और कोई इशू उस चीज ऐसी है। हाँ ये है कि इनके किलोमीटर होते हैं 70-80 हज़ार रुपये वेयर हो जाते हैं, रबड़ के होते हैं, बट इनके साथ जो जॉइंट होता है वो लोहे का भी होता है। लोअर चल जाता है, अपर जो कटा हुआ ना, हाँ। वो बुश डालने पड़ेंगे। लोअर की लाइफ ज्यादा है। अच्छा। लोअर के बुश बड़े बड़े हैं, उनकी लाइफ ज्यादा है। तो अभी वाले अपने चेंज करने पड़ेंगे अपने अभी अपर वाले चेंज करने पड़ेंगे, और लोअर वाले चल जाते हैं। लोअर वाले चल जाते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा है। भाई हैवी गाड़ियां बना रखी है फोर्ड ने। देखो रनिंग करके आए अभी हम लोग, 6 से भी नीचे पहुंच गया था भाई। ये देखो रनिंग कंडीशन में बढ़िया चलने लग जाता है 6.6। दोनों चीज चेक कर लेगा, चिंता मत करो। अब आइडल में हो जाएगा यही 13-14। चेक करवा रहा हूँ भाई एसी को इसमें, सिस्टम में क्या कमी है क्या नहीं है पता चलेगा। अभी रुको,
कंप्रेसर में दिक्कत है, रेडिएटर में क्या है क्या नहीं। तो अब गाड़ी हमारी ये लिफ्ट पे लगा दी है। तो हमारे भाई इलेक्ट्रिशियन जो है, टेक्नीशियन जो अपने एसी वाले हैं, उन्होंने गाड़ी हमारी चेक कर ली थी इंडेवर। उसके अंदर भाई बता रहे हैं कि एसी की गैस इसमें कम निकली है। हमारी इंडेवर गाड़ी के अंदर 425 ग्राम निकली है। तो क्या दिक्कत निकल रही है, आपको क्या लग रहा है? लीकेज है भाई, लीकेज है, लीकेज। तो डैशबोर्ड खोलने के बाद ओपन करने के बाद अब लीकेज में बता रहे हैं कूलिंग कॉयल हो सकता है, इनको डाउट जा रहा है कि वो लीकेज हो सकती है। अब उसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो भाई डैशबोर्ड खोलने के लिए तो यार काफ़ी टाइम भी चाहिए। फिलहाल भाई गाड़ी सर्विस पे लगा दी है। ये सर्विस का जॉब कार्ड है भाई, पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें भाई ने चेक कर ली हैं गाड़ी के अंदर। टायर वायर खोल के ब्रेक का कंडीशन बताएंगे हमारे को। ये क्या लिख रहे हो भाई जी? नोट डाल रहा हूँ, अभी चेक करवा दूंगा आपको सारा। टाइम लगेगा इसमें सीखने में। फिलहाल भाई गाड़ी के सारे टायर्स वगैरह खोल दिए और हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहे। देखना तो फट्टे से रोक रखी है, विच इज़ गुड फॉर सेफ्टी पर्पज। और यहाँ पे भाई अब काम चल रहा है। अब भाई मेरे से ले रहे हैं अप्रूवल। और इसमें ना 150 प्लस पॉइंट्स होते हैं चेकअप के, जो ये लोग चेक करते हैं। मतलब वो तो था रफ आइडिया की जो हो गई होगा। अब ये बताएंगे क्या कुछ इसके अंदर चेंज होने वाली कुछ चीज़ें हैं। जैसे देखना इतने टाइम में भाई इसकी डिस्क देखना, ओ माय गुडनेस, पूरी जंग खा गई है। और ये आप देखो गूगल पोर्शन इसका, अब बहुत बड़ा व्हील है यार इसके अंदर ये। और साइड से दिखाओ, ये वाला भी सारे खोल रखे हैं। प्रॉपर चेक हो रहा है कि क्या क्या गाड़ी के अंदर होना है क्या नहीं। पूरा पूरा मस्त करवा के लेके जाएंगे गाड़ी को। पीछे का है ही नहीं है। और ये है क्या इसमें? अच्छा ये लेदर होता ना, लेदर है ही नहीं। खत्म है यार ये तो बिल्कुल। तो डिस्क पे ही चल रही थी गाड़ी, ब्रेक तो कुछ है ही नहीं। कर दो इनको चेंज भाई। ये दोनों ब्रेक शू डलेंगे, ये ब्रेक शू और ब्रेक पैड। ब्रेक पैड ब्रेक शू दोनों चीज़ें डाल दो, कोई इशू नहीं है। रियर के अगले फ्रंट ठीक है, फ्रंट को तो चलने दो, रियर का बदल दो आप। लाइन छोड़ रहे हैं। रियर की सीट अभी चेक करा दूंगा क्या है। अपर आर्म के बुश का अप्रूवल आप दोगे अभी। ब्रेक पैड में रिप्लेस करा रहा हूँ। ब्रेक डिस्क पे लाइनिंग है, वो अभी पेपर पे। रियर के ब्रेक पैड पे जो लाइनिंग है, ये डिस्क पे सॉरी, हाँ ये तो चल जाएगी ना, अभी लाइनिंग है ब्रेक तो। शू मैं चेंज करा रहा हूँ और एसबीएम पैड का मैं पता करवा रहा हूँ अभी पार्ट। अच्छा ये जो है अपना ब्रेक, ये पैड। आर्म बुश है, ये कितने के पड़ रहे हैं अपने? ये पड़ रहे हैं तकरीबन 11,000 रुपए के। 11,000 रुपए के हैं। और इसमें लेबर अलग से है? हाँ लेबर अलग से। लेबर अलग से है। जो बुश है भाई, फिर आवाज वो चलिए, कौन से बुश है भाई वो एक बार? एक बार अपर आर्म ये होते हैं भाई बुश, देखो ये वाले, ये प्रॉपर चेंज होंगे ये वाले। अच्छा बताओ भाई, ये चेंज करवाए ना करवाए? ये है ना जो रबड़ वाले पार्ट्स होते हैं, ये वाले चेंज होंगे। बड़े महंगे यार, 11,000 रुपए के। मुझे लगता है सर्विस फोर्ड की सस्ती है, पार्ट्स महंगे हैं। ये पार्ट चेंज होने लग गया तो ऐसा करके सिस्टम है इनका। तो कोई नहीं भाई, सर्विस तो काफ़ी गुड है इनकी, ट्रांसपेरेंट है। और एसी की क्या दिक्कत है भाई? एसी का क्या कर रहोगे? गैस कम निकली है, 475 ग्राम निकली है। अच्छा गैस कम है, चेक करना पड़ेगा लीकेज है या नहीं है। लीकेज कर लो, लीकेज चेक। फिर क्या इसके लिए डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड ओपन होगा? चलो अभी तो डालो ब्रेक पैड वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ब्रेक शू वगैरह डाल दो। फिल्टर एसी फिल्टर ले लो। और ये चीज़ 2 साल से इसकी चेंज नहीं हुई थी भाई। इसको बोलते हैं इंजन ऑयल। ये सेमी सिंथेटिक यूज़ करते हैं भाई। ये कौन सा ग्रेड का है भाई ये इंजन ऑयल अपना? 0WT ग्रेड का है भाई। ये सिंथेटिक भी आता है, फुली सिंथेटिक भी आता है। लेकिन फोर्ड वाले अपनी सब गाड़ियों में कितने 7.5 लीटर डलता है इसके अंदर? 8.9 लीटर। पूरी मैया भाई, मतलब ये 8.9 लीटर है। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूँ, फोर्ड में 8.9 लीटर के मेरे से 3,000 रुपये ले रहे हैं भाई इंजन ऑयल के। वहीं मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर की सर्विस करवाई थी, उसके अंदर 5500 रुपये का 7.5 लीटर तेल डलता है, 10cc का जो डीजल इंजन टोयोटा का। ओह वाह यार, वेरी नाइस। उन्होंने भाई 5500 रुपये लिए, मतलब क्वांटिटी भी कम और इतना महंगा ऑयल है उनका इंजन ऑयल। इनका सस्ता है काफ़ी, 3,000 रुपये। और कई बार लेके आनी पड़ेगी भाई को कैन में, भाई इतना तेल डलता है इसके अंदर इंजन ऑयल। बड़ा इंजन है ना, 5 सिलेंडर। भाई ये भाई क्या लेके आ गए? ये क्या है भाई साहब आपके हाथ में? एयर फिल्टर। ये भाई एयर फिल्टर अपना चेंज हो रहा है। ओरिजिनल सब कुछ फोर्ड का ही डल रहा है, 2065 रुपये का। ये देखो एसी फिल्टर भाई, ऐसा तो एसी फिल्टर से फर्क पड़ जाएगा क्या? एसी पे नया एसी फिल्टर डालेंगे, फ्लो में फर्क पड़ेगा। अच्छा फ्लो में फ़र्क पड़ता है भाई एसी फिल्टर से। एसी सही नहीं होगा। एसी के लिए भी हम डाइस ही हैं, हमारे मैकेनिक साहब भी हमारे साथ है जो हमारे पर्सनल मैकेनिक है। अब ये डैशबोर्ड खोल के चेक करने की बोल रहे हैं, कूलिंग कोयल में से लीकेज तो नहीं है, जो गैस निकल रही है वो चीज़ अप्रूवल मांग रहे हैं मेरे को। ये इसका गाड़ी का डैशबोर्ड आज तक नहीं खुला, और मैंने देखा है डैशबोर्ड जब खुलता है तो क्या हालत होती है, मतलब पूरे डैशबोर्ड को अलग कर देंगे भाई। अब यार मेरे को बड़ा डाइसी सा हो रहा है, देखना इतना प्यारा डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। अरे खुल जाए तो समझ रहे हो, थोड़ा ऐसे ही है यार। और यहाँ पे भाई चेंज कर रहे हैं इसका जो एसी फिल्टर होता है, वो होता है ग्लव बॉक्स के नीचे, ये तो आपको पता ही होगा। खैर ये भाई अपने ब्रेक शू इसके, ये अपने 55-8 है। इसमें दोनों भाई एक है इसके अंदर ब्रेक शू, पूरा सेट है। अच्छा दोनों भाई इसके अंदर दोनों। अरे भाई बड़ा महंगा बिल बैठेगा अपना। और ये अपने भाई इसके ब्रेक पैड
जो आते 3350 के, जो दो एक दोनों टायर के, मतलब यार महंगे से हो गए, लिटिल 2500 हो गए थे शायद पिछली बार जब मैंने देखा था। और इनके लिए मोटर क्राफ्ट करके जो कंपनी ना वो बनाते हैं इनके ब्रेक पैड के सेट। अब भाई इनको फटाफट से क्विकली यहाँ पे चेंज कर देंगे, 2 मिनट में गाड़ी की ब्रेकिंग हो जाएगी एक नंबर इम्प्रूव्ड अपनी पूरी की। ये एसी फिल्टर हमने डाला था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं लग आपने रही। डाला था ये? और क्या, कब? जब वो चूहे की स्मेल आ रही थी, जो रैट जो बीट वगैरह कर रही थी, हाँ मैं लेके आया था। इसी गाड़ी में से निकला ना ये तो। अरे मेरे को ध्यान नहीं, और आप सही कह रहे थे, एक बार तो इसमें स्मेल भी बनी थी चूहे की, तो फिल्टर डाला था हमने। बहुत भयंकर। हाँ ये भाई अपना बिल्कुल नया पीस देखो, पुराने में बिल्कुल कुछ नहीं था, ये अपना नया ब्रेक शूट लग गया है इसके अंदर। अब लगेगी इसकी बढ़िया ब्रेक, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले तो रोकने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था इसको 1% भी। घोड़े की नाल जैसा है तो भाई हमको तो बहुत ज़्यादा डाउट में डाल दिया भाई ने। जो मैं तो सोच रहा था ऐसे ही चेक कर लोगे आप, पर उसके वो जो है डैश एसी, वो डैशबोर्ड खुल के और भाई वो चेक करने का 6500 प्लस GST 6500 रुपीज़ डैशबोर्ड खोल के चेक करने का। वो भैया ये तो भी चेक करने का 18% GST लगता है, 28 लगता है इस पे, 18%, मतलब 7-7,500 रुपये का लगभग है सिर्फ लेबर चार्ज, मतलब 7-7,500 रुपये लगेंगे उसको डैशबोर्ड को खोल के और चेक करने के भाई। फिर उसमें अगर कूलिंग कोयल लीक पाई तो वो 12,000 रुपये की है कूलिंग कोयल, प्लस एसी गैस और कंप्रेसर ऑयल। AC गैस और कंप्रेसर ऑयल अलग से तो 20-25 हज़ार का खर्चा है। 20,000 का तो आ ही जाता है। 20,000 का AC का खर्चा है भाई इसमें। ये होता है बुढ़ापा किसी भी गाड़ी का, इसलिए गाड़ी को 4-5 साल में अपना टाटा बाय बाय कर दो भाई, सच बता रहा हूँ। फिर वो खर्चा मांगते इस तरीके से। जब पुरानी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पहले ही मेरे को गुड बाय बोल देना चाहिए था इससे, पर वो ये ना लगाव सा हो जाता है भाई, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लुक है, इतनी अच्छी चलाने में मजा आता है, वो एक वैल्यू जुड़ जाती है 3.2, समझ भी नहीं आ रहा ना, वो भी कंफर्म नहीं है ना कि वही इशू पाए उसके अंदर, वो तो चेक करना पड़ेगा अभी। वही तो। अगर ऐसा हो कंफर्म कूलिंग कोयली चेंज करनी है, वो बिल्कुल कूलिंग नहीं करे तो करवा भी ले बंदा 20,000 रुपये, कोई नहीं। अब भाई उसको डैशबोर्ड खुलवा के मैंने चेक भी करवाया और उसके अंदर वो दिक्कत भी नहीं पाई, तो मेरे तो 7-7,500 रुपये वेस्ट चले गए ना, है ना भाई। डैशबोर्ड खुल के तो भैया उस कूलिंग कोयल में दिक्कत ही नहीं, कंप्रेसर में दिक्कत थी, हमने कूलिंग वो चेंज कर दी। नाउ इट हैज़ गोट अ वेरी बिग कन्फ्यूजन। और कंफ्यूजन तो है ही है, नहीं निकला तो फिर सही कह रहे हो, 6500 रुपये देने पड़ेंगे। 7-7,500 होते हैं, बस फिर डायग्नोस्टिक, और बाहर खुलवा नहीं सकते, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। इसके डैशबोर्ड को दोबारा खोल के ऐसे ही फिट कर दें फिट करने में बाहर। प्रॉब्लम आती है। हाँ भाई मैं इसी से दुखी हो गया हूँ। सजेस्ट मी ब्रो बट टू डू। अभी तो होल्ड पे डलवा रहा हूँ भाई मैं, अभी होल्ड पे डाल देना इसको। चलो भाई अभी आज तो हमको गाड़ी मिल नहीं पाएगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया 5:30 और ये 6:30 बजे तक वर्कशॉप बंद हो जाती है। 2 घंटे तो वॉशिंग के लिए ही चाहिए भाई को, और अभी तो काम गाड़ी पे इन सबका चल ही रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा। और AC का भाई आप लोग सजेस्ट करो मैं क्या करवाऊँ इसको, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा। इनका पहला प्रोसेस है ऐसी डैशबोर्ड खोल के, वो है कि 7,000 रुपये पहले लगेंगे, उसके बाद बहुत मोटा खर्चा है, उसमें दिक्कत नहीं पाई, समझ नहीं आ रहा। मतलब बस खड़ी गाड़ी में दिक्कत है, वैसे तो चल ही रहा है। तभी ये पीछे का AC वाला भी सही करना है, सीट भी सही करनी है, तब तो मैं कल ही लेके जाऊँगा गाड़ी को फिलहाल तो। बाकी तो भाई अब कल आते हैं इसको, कल अपनी शेयरनी को लेके जाएंगे। फाइनल बिल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल मैंने बुश और जो AC का काम है वो होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि वो जब भी कल होगा तो मैं सोचूंगा। और मैं वीडियो को आज ही डाल रहा हूँ, मतलब आप सजेशंस देना भाई जिस भाई को कोई नॉलेज हो इस बारे में, क्योंकि आप सब भाई बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स अपने दोगे, तो उसके बेसिस पे बुश वगैरह तो चलो 11,500-12,000 के वो मैं सोच रहा हूँ बाहर से चेंज करवा लूँ। और जो मेन AC का कंप्रेसर वो वर्थ इट तो नहीं लग रहा भाई मुझे। तो ऐसा तो काम चल रहा है कि उसमें 20-25 हज़ार रुपये लगाए जाएँ, फिर प्रॉब्लम भी समझ आ जाए तो भी वो रहता है कि भाई आप करवा लो कि फिक्स प्रॉब्लम आपको पता है। भाई कितना खाली रहता है इनका, अंदर भी बाहर भी। और भाई महिंद्रा में आप चले जाओ बिल्कुल कोई इतना सा आपको 1 इंच पर भी जगह नहीं मिलती खड़े होने की। बाकी मैं लेट आया था, 1:30-2 बजे तो मैं यहाँ आया, मतलब 2 लंच टाइम चल रहा था, तो 2 बजे से काम स्टार्ट हुआ गाड़ी पे, तो इसलिए टाइम लग गया। नहीं तो आज ही सर्विस हो गया, आज ही गाड़ी मिल जाती है, फास्ट सर्विस है इनकी काफ़ी। फिलहाल तो भाई मैं जा रहा हूँ घर पे, आप सभी को कल दिखाता हूँ मैं फाइनल बिल क्या आता है। और सर्विस अच्छी दे रही है फोर्ड आज भी इंडिया में भाई, नो डाउट, बढ़िया मज़ेदार। फाइनल बिल और क्या क्या चेंज हुआ और कल मिलता हूँ मैं। तो मेरा AC का बताना भाई, AC का क्या करना है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।